हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, जो एजुकेशन डिसिप्लिन का एक सब्जेक्ट है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। आज मैं आपके साथ वही डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है ये शिक्षा से रिलेटेड कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इसके विभिन्न रूप क्या हैं, शिक्षा की जो परिभाषा है वो बतानी है इसमें, और इसके जो प्रकार हैं, उद्देश्य शिक्षा के क्या होते हैं, मूल उद्देश्य, वो सब इसमें बताना है। तो आज मैं आपके साथ वही डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट है कि सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा होती क्या है। शिक्षा का तात्पर्य जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया या ऐसे प्रयोग से है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं एवं उसके पथ प्रदर्शक बनते हैं। यह प्रक्रिया सीखने के रूप में बचपन से चलती है एवं जीवन प्रयत्न चलती रहती है, जिसके कारण मनुष्य के अनुभव भंडार में लगातार वृद्धि होती रहती है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा एक प्रकार से देखा जाए तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है कि लाइफ टाइम होती है। जो एजुकेशन हमें मिलती है, हम जो गेन करते हैं, जो भी नॉलेज है हम उसे गेन करते हैं, तो ये एक प्रकार से जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं। मनुष्य को अनुभव मतलब कि मनुष्य, अगर कोई भी बच्चा दुनिया में आता है तो वो जन्म के टाइम से ही सीखता चला जाता है, नई नई चीज़ों को गेन करता है और धीरे धीरे उसकी जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कि बच्चा जब अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सीखता है, चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, बोलना सीखता है, समझना सीखता है चीज़ों को, तो वो एक प्रकार से उसका एक्सपीरियंस होता है कि वो एक्सपीरियंस लेकर ही गेन करके से जो शिक्षा है वो ग्रहण करता है और उसके पथ प्रदर्शक बनते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है सीखने के रूप में बचपन से चलती है और जीवन प्रयत्न चलती रहती है, जिसके कारण जो है मनुष्य के अनुभव भंडार में लगातार वृद्धि होती है। लगातार वृद्धि कैसे होती है कि जब छोटा सा बच्चा होता है उसे ये नहीं पता होता कि क्या करना है, सामने वाला उसे बताता है कि ये करो वो करो, धीरे धीरे वो चलना सीखता है, किसी के थ्रू वो समझना सीखता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो साउथ इंडिया में रहने वाले बच्चे जो होते हैं वो दिल्ली की लैंग्वेज सीख लें या नॉर्थ साइड की लैंग्वेज सीख ली, ऐसा तो नहीं हो सकता। जिस कंडीशन में, जिस एनवायरनमेंट में वो लोग बड़े होते जाते हैं तो उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ की लैंग्वेज वो सीखने शुरू कर देते हैं। तो उनका जो अनुभव भंडार है, जो हमारे जो माइंड होता है, उसमें नई नई चीज़ों को गेन करते रहते हैं। तो एक प्रकार से जो होता है वो मनुष्य जो होता है उसके अनुभव भंडार का लगातार जो होता है उसकी वृद्धि होती रहती है। जो शिक्षा है, शिक्षा शब्द किससे निकला है? संस्कृत के शिक्षक धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। संस्कृत का वर्ड है ये, जिससे निकला है शिक्षा। तो शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना भी होता है कि जो हमारी आंतरिक जो शक्ति होती है, इंटरनल जितनी भी पावर होती है, जो हमारे अंदर गुण होते हैं, उसका विकास करना होता है शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा का एग्जैक्टली जो शाब्दिक अर्थ है वो जानते हैं। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है, शिक्षा का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या है? एजुकेशन जिसे बोलते हैं। शिक्षा को इंग्लिश में बोला जाता है एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के एजुकेटम से, जिसका अर्थ है दो शब्दों से मिलकर बना है एजुकेटम, जिसमें ई तथा डूसो से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है आउट ऑफ और डूसो का अर्थ होता है टू लीड फोर्थ और टू एक्सट्रैक्ट आउट। इसका मतलब ये होता है एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ आंतरिक को बाहर लाना। आंतरिक को बाहर लाना कि हमारे जो अंदर की जो हमारे इंटरनल जो पावर्स वगैरह हैं, जो हमारे अंदर जो भी चीज़ें हम गेन करते रहते हैं उसको बाहर लाना इसका काम होता है एजुकेशन का। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसे ज्ञान और अनुभव के रूप में भी देखा जा सकता है, कि ज्ञान के रूप में भी और अनुभव के रूप में भी, कि एक बच्चा जो होता है एक्सपीरियंस लेता है एनवायरनमेंट में रह के, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, तो वहाँ से वो जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है वो गेन करता है, या नॉलेज हो गया तो वो गेन करता है। तो एक प्रकार से वो प्रक्रिया के रूप में भी शिक्षा को देखा गया है। और जो ये व्यक्ति है और समाज के कल्याण के अनुकूल होता है। व्यक्ति इंसान कैसा है और जो सोसाइटी है उसका एनवायरनमेंट, उसकी जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, तो उसके कल्याण के अकॉर्डिंग ही, मतलब कि जो उसका जो उसी के अकॉर्डिंग ही वो नई नई चीज़ों को सीखता रहता है।
इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि गलत संगत में जो बच्चे पड़ जाते हैं तो वो गलत ट्रैक में चलते जाते हैं। तो उनका एनवायरनमेंट भी सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि उनका एनवायरनमेंट किस प्रकार से है। तो शिक्षा भी, उनकी जो एजुकेशन है, किस बिहाफ पर भी देखा जाता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। और शिक्षा को मुख्यतः 2 अर्थों में देखा जाता है। 2 अर्थ क्या है? पहला है संकुचित अर्थ, दूसरा है व्यापक अर्थों में। तो संकुचित अर्थों में पहले जान लेते हैं कि संकुचित अर्थ में शिक्षा जो होते हैं बालक को योजनाबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाली एक ऐसी योजना है जिसमें निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयत्न किए जाते हैं। मतलब कि जो योजनाबद्ध कार्यक्रम जो उनके अंदर प्रदान की जाने वाली ऐसी योजना है, उनको ऐसी योजना दी जाती है, ऐसी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई जाती है जिसके निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। कि उनका उद्देश्य क्या होता है। अब एजुकेशन जिन बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है, अब स्कूल हो गया, अब स्कूल में उनका उद्देश्य क्या होता है स्कूल का, कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अपनी लाइफ में कुछ बने, उनका जो जितने भी उनके जो करियर हैं वो अच्छे से बन सके, अपनी लाइफ में वो कुछ कर सके। तो उनका उद्देश्य यही होता है, उनको जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो इसी बिहाफ पे जो होता है, उनकी जो निर्धारित उद्देश्य है, उनकी जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के लिए इसमें प्रयत्न किए जाते हैं। इसी बिहाफ पर उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा इसी श्रेणी की होती है। जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल में जो भी हमें नॉलेज वगैरह मिलती है, जितनी भी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वो इसी बिहाफ पर उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका यही उद्देश्य होता है कि वो आगे लाइफ में कुछ बने, अपना कुछ बड़ा करे। तो इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसमें निश्चित उद्देश्यों वाला प्रत्येक कक्षा अथवा स्तर का एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, जिसे एक निश्चित अध्ययन काल में शिक्षकों द्वारा पूर्ण कराया जाता है। वास्तव में संकुचित अर्थ में शिक्षा एक प्रकार से पुस्तकीय शिक्षा तक सीमित है। अब स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में हर एक लेवल पर, हर एक स्टैंडर्ड पे ही बच्चों को एक जो फिक्स्ड उनकी जो स्टडी होती है वो करवाई जाती है हर एक लेवल पे। ऐसा तो है नहीं कि 10th क्लास के बच्चों को 12th क्लास की स्टडी करवाई जाए। ये भी नहीं हो सकता कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को 5th क्लास की स्टडी करवाई जाए। तो उनका लेवल देख करके, हाँ, फर्स्ट क्लास में वो बच्चे को किस लेवल तक पढ़ाई करानी चाहिए, तो उनका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। उनकी बुक्स वगैरह जो होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग होती है कि बच्चा कितना मैच्योर होता जा रहा है, और उस लेवल के बच्चे जितने भी हैं वो अपनी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही वो स्टडी करते जाते हैं, अपने लेवल्स को बढ़ाते जाते हैं। और जिसे एक निश्चित अध्ययन काल में शिक्षकों द्वारा पूर्ण कराया जाता है। निश्चित अध्ययन काल मतलब कि जैसे कि पूरा साल हो गया, अप्रैल से देखा जाए तो मार्च तक का पूरा ये ईयर होता है स्कूल का बच्चों का। तो ये पूरा एक साल होता है जिसमें बच्चों को पूरी तरीके से शिक्षण दिया जाता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। किनके थ्रू? टीचर्स के थ्रू। तो संकुचित अर्थ में जो होता है शिक्षा जो होती है एक प्रकार से पुस्तकीय शिक्षा तक ही सीमित है, कि जो हमें बुक्स में प्रोवाइड करवाई जाती है बस वहीं तक ही ये सीमित है। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ जान लेते हैं। ये तो जान लिया कि बिल्कुल पुस्तकों तक ही ये सीमित रहते हैं बच्चे, जिनकी जितनी भी उनको नॉलेज दी जाती है कि पुस्तकों में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं। अब व्यापक अर्थों में क्या है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ को प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री टी रेमंड ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है एवं शिक्षा में मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। एक एजुकेशन होती है जो स्कूल्स में मिलती है, और दूसरी एजुकेशन होती है जो हमें सोसाइटी से मिलती है, जो हमारी समाज से मिलती है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो बच्चा होता है दुनिया में आता है, तो दुनिया में आने के बाद वो नई नई चीज़ें किससे सीखता है? सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखता है। धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, चलना सीखता है, वो उनके थ्रू ही धीरे धीरे वो समझता है हर चीज़ को। तो एक प्रकार से जितनी वो नॉलेज बढ़ती जाएगी, सामने वाला एनवायरनमेंट, घर में, बाहर, सोसाइटी में जैसा एनवायरनमेंट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो बचपन से लेकर जितनी भी उनकी मैच्योरिटी जब तक नहीं हो जाती, वो जब तक वो सीखता ही रहता है। मतलब समझ लो कि बुढ़ापे तक, मान के चलो कि बुढ़ापे तक बच्चा, इंसान जो होता है वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखता ही रहता है। तो इसीलिए कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती कि सीखने की एक फ़िक्स उम्र हो, कोई ऐसा नहीं है। जो एजुकेशन हमें मिलती है वो फिक्स कभी भी नहीं हो सकती। इंसान जो होता है, यहाँ तक कि आप लोगों ने कभी देखा भी होगा कि बुढ़ापे तक जो लोग होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं, एजुकेशन अब गेन कर रहे होते हैं, नई नई चीज़ों को सीख रहे होते हैं कि अगर जब तक ज़िंदा हैं तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर लें, ये सीखने के लिए। तो एक प्रकार से होता है कि हमें एक्सपीरियंस मिलता रहता है बुढ़ापे तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें एक्सपीरियंस मिलता रहता है। तो इनका मानना ये है।
व्यापक अर्थों में देखा जाए शिक्षा। और जो संकुचित अर्थ में बताया था, तो वो शिक्षा होती है बिल्कुल एक सीमित होती है कि एक लिमिटेशन से तय कर दी जाती है कि एजुकेशन स्कूल्स में क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोनों में ये जो है डिफरेंस है। अब परिभाषाएं दे रखी हैं, कुछ लोगों ने परिभाषाएं दी हैं कि शिक्षक की जो परिभाषाएं क्या है। तो सबसे पहली परिभाषा है कि स्वामी विवेकानंद, इन्होंने ये कहा था कि मनुष्य में निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना ही शिक्षा है। मनुष्य के भीतर की ज्ञान बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता। इनका मानना यह है कि इंसान के अंदर जितनी भी चीज़ें, अंदर उनके माइंड में जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनका उद्घाटन करना होता है। उद्घाटन करना मतलब कि एक प्रकार से उसको अभिव्यक्त करना शिक्षा कहलाती है। तो स्वामी विवेकानंद का ये मानना है। आगे इसमें ये मत लिख देना मनुष्य के भीतर की ज्ञान बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता, ये टॉपिक काट देना। बस यहाँ तक ही आएगा कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि मनुष्य के अंदर जितनी भी परिपूर्णता का ज्ञान है, जितनी भी अंदर उसके अंदर जितनी भी चीज़ें, जितनी भी नॉलेज हैं, उनका उद्घाटन करना ही शिक्षा है। दूसरा पॉइंट है अरविंद के अनुसार क्या कहा गया है कि शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास करना है। इंसान के अंदर जितनी भी इंटरनल जितनी भी पावर्स हैं, उनका विकास करना है, इनका मानना ये है। दूसरा है महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के उद्घाटन से है। आत्मा में जितनी भी सर्वोत्तम शक्तियां हैं, सबसे ज़्यादा शक्ति जिसे बोला जाता है, सबसे ज़्यादा उसके अंदर जितनी भी पावर्स हैं, उनका उद्घाटन करना है। शरीर में, मन में और आत्मा में जितनी भी शक्तियां हैं, उनका उद्घाटन करने से इनका तात्पर्य है। अब कौटिल्य के अनुसार क्या कहा गया है कि शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। शिक्षा का अर्थ इन्होंने ये कहा है कि देश के लिए प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, और राष्ट्र के लिए प्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वह शिक्षा ही कहलाता है। और नेक्स्ट है कि अरस्तु के अनुसार क्या कहा गया है कि शिक्षा स्वास्थ्य शरीर मस्तिष्क का निर्माण है। शिक्षा जो है स्वास्थ्य शरीर मस्तिष्क, स्वास्थ्य मतलब कि हेल्दी जो हमारी बॉडी है और जो हमारा दिमाग है, उसका निर्माण करना शिक्षा कहलाता है। और लास्ट है प्लेटो के अनुसार क्या कहा गया है कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये शिक्षी लिख दिया, आई थिंक शिक्षा है मतलब कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से उसका विकास करने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा गया है। तो ये कुछ डेफिनेशंस दे रखी थी बुक में, मैंने कुछ अदर्स भी डाल दिए हैं उसमें, कुछ बुक्स में भी थी और कुछ मैंने अपनी तरफ से भी ऐड करी। अब हमें पढ़ना है शिक्षा के विभिन्न रूपों के बारे में, कि 3 प्रकार के रूप इसमें बताए गए हैं। तो सबसे पहला है कि नियमित या औपचारिक शिक्षा जिसे बोला जाता है, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल लैंग्वेज जैसे कि देखा जाए, ऐसे आम बोलचाल जो लोकल लैंग्वेज होती है वो नहीं होती है। फॉर्मल लैंग्वेज होती है एक प्रकार से जो बिल्कुल ही क्लियर में बोली जाती है, सही प्रकार से उनका एक फॉर्मेट होता है बोलने का। जैसे स्कूल्स में जिस लैंग्वेज में बोला जाता है उस लैंग्वेज में उनको ही फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोकल लैंग्वेज आम बोलचाल भाईचारे में, दोस्तों में जो बोला जाता है वो लैंग्वेज नहीं होती है। फॉर्मल लैंग्वेज अलग होती है जो स्कूल्स वगैरह में प्रोवाइड करवाई जाती है। तो औपचारिक या नियमित शिक्षा वह शिक्षा है जो जानबूझकर और विचारपूर्वक दी जाती है। इस शिक्षा को बालक भी जानबूझकर प्राप्त करता है। इस शिक्षा की योजना पहले ही बना ली जाती है और उसके अध्याय भी निश्चित कर लिया जाता है। इसमें बालक को निश्चित समय पर और नियमित रूप से निश्चित ज्ञान दिया जाता है। ये शिक्षा विशेष प्रकार के संस्थाओं में दी जाती है। मतलब कि ये जो शिक्षाएं वगैरह जो होती है, औपचारिक या नियमित शिक्षा जिसे बोला जाता है, ये एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें जो शिक्षक है वो छात्रों को जानबूझकर और विचारपूर्वक देता है। विचारपूर्वक मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज़ उनको दी जाती है, पर्टिकुलर बुक्स में जितनी भी चीज़ें दे रखी होती है, जितने भी टॉपिक्स उसमें दे रखे होते हैं, वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं। उसी के बिहाफ पर उनको एजुकेशन दी जाती है और उसी बिहाफ पर जो बच्चा है वो गेन करता है नॉलेज को, जो बुक्स वगैरह में दे रखी होती है। तो इस शिक्षा की योजना पहले ही बना ली जाती है। जो बुक्स वगैरह हमें स्कूल्स में मिलती हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, स्कूल्स में पढ़ाने के लिए जो बुक्स वगैरह अरेंज करवाई जाती है वो पहले से ही प्रिपेयर करी जाती है, उसके बाद ही ये प्रोवाइड करवाई जाती है और इसका ध्येय भी निश्चित कर लिया जाता है। इसमें बालक को निश्चित समय पर और नियमित रूप से निश्चित ज्ञान दिया जाता है। कंटिन्यूसली इन्हें एक निश्चित
पर्टिकुलर नॉलेज उनको दी जाती है, एक फिक्स्ड नॉलेज उनको दी जाती है। एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो छात्र स्कूल्स वगैरह में या किसी ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में हो, किसी इंस्टीट्यूट से अगर वो नॉलेज गेन कर रहा है, किसी यूनिवर्सिटी से नॉलेज गेन कर रहा है, तो उसके लिए एक लिमिटेशंस तय कर दी गई जाती है। जैसे कि अगर स्कूल लाइफ देखी जाए तो स्कूल की जो क्लासेस स्टार्ट होती है वो अप्रैल से स्टार्ट होती है और उसका जो पूरा सेशन कंप्लीट होता है मार्च में जाके। अब यूनिवर्सिटी को देखो तो यूनिवर्सिटी में मई जून में एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने के बाद जो सेशन शुरू होता है वो अगस्त से स्टार्ट होता है और जो पूरा सेशन होता है वो अगले साल का जुलाई तक का, ये जून जुलाई में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। जून जुलाई मई या जून में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों की भी मई जून में एग्ज़ाम्स हैं, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये फॉर्मल एजुकेशन के तहत ही होता है। इनको निश्चित ज्ञान दिया जाता है और ये शिक्षा जो होती है विशेष प्रकार की संस्थाओं में दी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल्स में ही दे, ये एक प्रकार की संस्थाएं वगैरह भी होती है, इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो होते हैं जहाँ से नॉलेज वगैरह गेन की जाती है। इसका आरंभ अनियमित शिक्षा के बाद होता है। अनियमित शिक्षा मतलब कि आगे पढ़ेंगे कि अनियमित शिक्षा या फिर इनफॉर्मल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन जिसे बोलते हैं, वो पढ़ेंगे आगे के। तो ये अनियमित शिक्षा के बाद इसकी स्टार्टिंग होती है। साधारणतः जब बालक वयस्क हो जाता है तब इसका अंत हो जाता है। इस शिक्षा का प्रमुख स्थान स्कूल है। स्कूल के अतिरिक्त चर्च हो गया, पुस्तकालय हो गया, अजायब घर हो गया, चित्र भवन, पुस्तकें भी नियमित शिक्षा के साधन हैं। इस शिक्षा को चेतन शिक्षा भी कहते हैं। ये जो शिक्षा है फॉर्मल एजुकेशन जो है इन्हें चेतन शिक्षा भी कहा जाता है, कॉन्शियस एजुकेशन भी इनको कहा जाता है। स्कूल्स के अलावा भी एक प्रकार से जो नियमित शिक्षा के साधन बहुत सारे हैं, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कोई बुक्स के लिए जो पुस्तकालय वगैरह होती हैं वो हो गया, चित्र भवन हो गए। इन सब चीज़ों से हमें नॉलेज गेन मिलती है एक पर्टिकुलर चीज़ से, पर्टिकुलर जो हमें बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है वहाँ से, तो उन्हीं के थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं। तो ये है औपचारिक शिक्षा। अब है अनियमित या अनौपचारिक शिक्षा जिसे बोलते हैं, या सहज शिक्षा भी होती है। अनौपचारिक या इनफॉर्मल एजुकेशन जिसे हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार ये शिक्षा बालक के जन्म से कुछ मास पहले ही आरंभ हो जाती है, जन्म से पहले ही स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि देखा गया है काफ़ी जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनको ही बोला जाता है कि वो अपनी जो नेचर है, अपना बिहेवियर उनको ठीक करने के लिए बोला जाता है। तो कहते हैं ना कि जन्म के टाइम से ही बच्चा माँ के पेट में ही सीखना शुरू कर देता है हर चीज़ को, तो इसीलिए माँ का आचरण जो है उनको ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अनियमित शिक्षा भी एक प्रकार से वैसी ही होती है कि बच्चा जन्म के टाइम से ही सीखना शुरू कर देता है आसपास के वातावरण से ही। आसपास के वातावरण से कैसे कि अब बच्चा अगर दुनिया में आता है, दुनिया में आने के बाद वो सबसे पहले क्या सीखता है? रोना। तो वो ऑटोमेटिक उसको पता होता है कि हाँ मुझे रोना है तो मुझे रोने से ये चीज़ मिलेगी, तो वो चीज़ सीख जाता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे खाने के लिए मिलेगा, मैं रोऊंगा तो मुझे पीने के लिए मिलेगा। तो इसी बिहाफ पर जो होता है वो अनियमित शिक्षा के तहत आता है कि वो माँ बाप से पहले सीखता है, फिर घर में जो फैमिलीज़ वगैरह हैं उनसे सीखता है, उसके बाद फिर बाहर धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है अपने दोस्तों के साथ, समाज के साथ मिलता जुलता है, तो वो अनियमित शिक्षा के तहत ही होता है कि वो एजुकेशन गेन कर रहा है चीज़ों को। अनियमित शिक्षा बालक को अनायास और आकस्मिक रूप में प्राप्त होती है। ये शिक्षा अचेतन रूप से प्राप्त होती रहती है, इसको अचेतन शिक्षा भी कहा जाता है। इस शिक्षा की कोई निश्चित योजना नहीं होती, कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कोई निश्चित समय नहीं होता और कोई निश्चित नियम भी नहीं होता कि ये जो एजुकेशन हमें मिलती है इसका कोई प्लानिंग नहीं होती कि हाँ ये एजुकेशन इन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए, या कोई ऐसा कोई जगह हो जहाँ से इन्हें नॉलेज गेन हो, या कोई ऐसी टाइमिंग नहीं होती कि कोई इनको नॉलेज दे या फिर ये गेन करे, और कोई इनके लिए कोई नियम वगैरह भी नहीं होते। वो जितनी नॉलेज गेन करना चाहें सोसाइटी से वो कर सकते हैं। और ये जो शिक्षा है हर समय और हर स्थान पर किसी न किसी रूप में चलती ही रहती है। ये जो शिक्षा है हर टाइम हम घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं ज़िंदगी में, तो उसी के बिहाफ पर हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। स्कूल्स में कहीं जाएं या किसी ट्रैवलिंग के एरियाज़ में जाएं, कोई ऐसी प्लेसेस वगैरह में जाएं, तो फिर नई नई चीज़ें हम उससे सीखते हैं, नई नई चीज़ों को देखते हैं। तो इस शिक्षा के साधन क्या हैं? परिवार, धर्म, समाज, राज्य, रेडियो, समाचार पत्र, जनसंचार के साधन, खेल के मैदान, दल, गुट, युवक समूह आदि।
तो ये जो शिक्षा इनको मिलती है, ये शिक्षा के साधन है कि इनके थ्रू जो है वो शिक्षा की गेन करता है। कि फैमिली हो गई, जैसे कि मैंने बताया, कोई धर्म के अकॉर्डिंग के जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कास्ट वगैरह, उससे भी सीखती है नई नई चीज़ें। हिंदू धर्म का अलग रीति रिवाज हैं, मुस्लिम धर्म के अलग रीति रिवाज है, सिख ईसाइयों के अलग अलग रीति रिवाज है, तो वो नई नई चीज़ों को सीखता है, समाज से नई नई चीज़ों को सीखता है। रेडियो एक ऐसी चीज़ है जहाँ से नई नई चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है और वो हमें नॉलेज गेन करते हैं उससे। समाचार पत्र हो गया, जनसंचार के जो विभिन्न साधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो चाहे, तो वो सब चीज़ें खेल के मैदान में ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है कि बच्चे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन भी वहीं से ही गेन करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। अब आता है निरौपचारिक शिक्षा। दो प्रकार की शिक्षा तो समझ में आ गई कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा जिसे बोलते हैं। अब ये है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा की तरह विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि की सीमा में नहीं बांधा जाता, परंतु इसके उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं। मतलब कि और इसकी योजना में भी काफ़ी लचीलापन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का प्रसार करना और उसे व्यवस्थित करना होता है। निरौपचारिक शिक्षा में पाठ्यचर्या शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है तथा सीखने का स्थान, समय और शिक्षण विधियों को उन्हीं की सुविधानुसार निश्चित किया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा, खुली शिक्षा, सतत शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा इसके विभिन्न रूप हैं। यह उन व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए सहायक है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। इसके द्वारा शिक्षा को निरंतरता प्रदान की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ। अब स्कूल्स वगैरह होते हैं, एक फॉर्मल एजुकेशन उनको गेन वो लोग करते हैं बच्चे, जितने भी स्कूल्स वगैरह हो गया, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे, वो एक फॉर्मल एजुकेशन गेन करते हैं। तो निरौपचारिक शिक्षा जो होती है एक प्रकार से वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं होता, वो इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कि जो लोग, इनका उद्देश्य क्या होता है, ये शिक्षा उन लोगों को दी जाती है जो स्कूल्स वगैरह में जाकर नहीं पढ़ सकते। जो देखा एनजीओज़ वगैरह हो गए एक प्रकार से, इसमें देखा जाए तो एनजीओ में क्या होता है कि जो बच्चे एजुकेटेड नहीं होते, वो जो लोग स्कूल जाने लायक नहीं होते, तो उनको एजुकेशन दी जाती है किसके थ्रू? एनजीओ के थ्रू हो गया। या एक प्रकार से देखा जाए तो जो अनाथ आश्रम होते हैं, अनाथ आश्रम में पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स होते हैं उनको एजुकेशन देते हैं, बुक्स वगैरह में ही जो उनके लिए बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो उनको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। जिसमें जो है खुली शिक्षा, सतत शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, इसके विभिन्न रूप इसमें बताए गए हैं। ये ऐसे लोगों को शिक्षित करने में मदद करता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। तो जो स्कूल्स वगैरह जाके यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ पाते, तो एनजीओ हो गई, क्योंकि एनजीओ क्या करते हैं, वो जो एनजीओ होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को, एनजीओ वाले जितने भी होते हैं वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनको प्रोवाइड करवाते हैं मटीरियल, और वो भी ताकि समाज में भागीदारी पेश कर सकें, भागीदारी ले सकें, जो पार्टिसिपेट्स होते हैं उनको कर सकें, पार्टिसिपेट कर सके कंपटीशन में। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो निरौपचारिक शिक्षा उन लोगों के लिए होती है। ये 3 प्रकार की जो शिक्षा थी वो मैंने बताई है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है और इसकी प्रकृति के बारे में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।